दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 6 के ऊपर सिटीजनशिप। और इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं इंडियन पॉलिटी के। और सभी चैप्टर के एंड में हम लोग यूपीएससी के द्वारा पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उन पीवाईक्यूज़ को भी करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी चैप्टर के बारे में यूपीएससी के द्वारा स्टेटमेंट्स फ्रेम किए गए हैं उनको उनके माध्यम से जब आप समझ लेंगे एक बार तो काफ़ी अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। तो उसी तरीके से इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप पॉलिटी का कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आपके माइंड में 2 बात आनी चाहिए कि ये संविधान के किस भाग में है और दूसरी चीज़ ये कौन कौन से अनुच्छेद इससे डील करते हैं। देखिए, हाल के सालों में आर्टिकल्स के ऊपर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बढ़े हैं और आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल की बात करूं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपीज, ये 3 पोर्शन और इसके अलावा पार्लियामेंट। अगर आप इन 4 चैप्टर को केवल देखें तो 25 से लेकर 40% तक की वेटेज केवल इन 4 चैप्टर्स की है। लेकिन आजकल क्या है, जैसे डीपीएसपी का कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ले लेंगे, जैसे बोलेंगे द वेल्थ ऑफ कंसंट्रेशन वायलेट्स, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। अब ये एक आर्टिकल डीपीएसपी के पर्टिकुलरली आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप एक एक आर्टिकल को अच्छे से डिकोड करके समझे होंगे, राइट। तो अभी ये होलिस्टिकली कवर करने के लिए उसके लिए आप इस बुक का जरूर यूज़ करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अपडेट होती रहती है और ये बेयर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कहलाती है। इसे आप इजीली इंटरनेट में देख सकते हैं या फिर ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अब मैंने ये क्यों कहा, देखिए आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है। अभी तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज कवर नहीं किया, बट आने वाले 1-2 लेक्चर्स में डेफिनेटली उसी चैप्टर पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो उस टाइम पे जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप देखेंगे कि केवल बुक के बेस्ड पे करना उन क्वेश्चंस को डिफिकल्टी आएगी। लेकिन जब आप एक बार इन आर्टिकल्स को समझ लेंगे, क्योंकि इस बुक में इस तरीके से आर्टिकल बेस्ड लिखा गया है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें पार्ट 2 सिटीजनशिप में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली आर्टिकल 5 के बारे में बताया गया है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के शुरुआत के टाइम के सिटीजनशिप के विषय में। इसके बाद राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन। तो इस तरीके से जब आप आर्टिकल बेस्ड इसे समझ लेंगे, देखिए लक्ष्मीकांत आप जिस भी बुक को रेफर कर रहे हैं वो तो पढ़नी ही है, बट इसके बाद आप एक बार आर्टिकल बेस्ड जब भी रिविजन की बात आएगी तो केवल आप आर्टिकल के ब्रॉड पॉइंट को रिवाइज करेंगे। इनसे ही आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और अब इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप जब इस तरीके से पढ़ाई करेंगे आर्टिकल बेस्ड, तभी उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। नाउ बात करते हैं सिटीजनशिप के मीनिंग और सिग्निफिकेंस की। तो देखिए, हर देश की तरह जब भी स्टेट की बात आए तो स्टेट का मतलब बहुत वाइड है, आर्टिकल 12 में एक्सप्लेन किया गया इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो वो तो हम लोग देखेंगे ही। बट अभी आप एक वर्ड में अगर कहा जाए तो कंट्री को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है स्टेट के रूप में। तो हर स्टेट, हर मॉडर्न स्टेट की तरह इंडिया में भी 2 तरह के पीपल है, पहला सिटीजन और दूसरा एलियंस। अब एलियंस का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, राइट। एलियंस का मतलब बेसिकली आप कह लें फॉरेनर्स, राइट। तो सिटीजन वो मेंबर है जो हमारे फुल इंडियन स्टेट के मेंबर है, इंडियन स्टेट के जो सिटीजन कहलाते हैं, राइट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलायंस है और इन सब चीज़ों को लेकर के, और ये सिविल और पॉलिटिकल राइट को एंजॉय करते हैं। लेकिन एलियंस जो है वो दूसरे देश के लोग हैं, इसलिए इन्हें सिविल और पॉलिटिकल राइट लिमिटेड है। और इनमें भी 2 तरह के होते हैं, एक तो फ्रेंडली एलियन, दूसरा एनिमी एलियन, राइट। जिनके अच्छे संबंध है भारत के साथ वो फ्रेंडली एलियन में आएंगे। और इस तरीके से अगर आप देखें तो एनिमी एलियन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट कंट्री दैट इज एट वॉर विद इंडिया। और इनमें बहुत डेफिनेटली जो राइट्स हैं वो कम मिलेंगे। और एक बात देखिए, बार बार पूछी जाती है, हम लोग फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे भी देखेंगे कि कुछ आर्टिकल्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर को नहीं दिए गए। अभी फिलहाल हम लोग बहुत ब्रीफ में समझ लेते हैं, फिर तो इस पर डिटेल में बात करनी ही है। 15, 16, 17, 19, 29 और 30, ये जो इनमें जो आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स में जो बातें मेंशन्ड है वो फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को नहीं दिए गए, केवल इंडियंस को हैं। और रीज़न भी इसका बहुत ऑब्वियस है, जब इस पर हम लोग बात करेंगे तो समझ ही सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस्ड पे बात की जा रही है 15 में। आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है, इसमें इक्वलिटी दी जाएगी। तो ऑफकोर्स पहले इंडिया के लोगों को पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। तो इस तरह की चीज़ें, कल्चरल एजुकेशनल राइट, ये सब चीज़ें जो है वो केवल इंडियंस को ही हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि राइट्स और ड्यूटीज़ आपस में को रिलेटेड हैं, तो इसी तरीके से यहाँ भी देखें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी इंडियंस को फॉलो करने हैं डेफिनेटली। और इनमें अगर आप देखें तो पेइंग टैक्सेस, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, डिफेंडिंग द कंट्री एंड सो ऑन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर भी हम लोग अलग से बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ, पेइंग टैक्सेस की जब बात की जा रही है तो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो पार्ट 4A में है, वहाँ पे ये पर्टिकुलरली चीज़ मेंशन नहीं है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इस पर वैसे हम लोग करेंगे भी कि किस तरह से जो कमेटी की रिकमेंडेशन आई उसमें कुछ बातें थी जिन्हें नहीं इंक्लूड किया गया।
ना दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको पहली चीज़ तो यही ध्यान में रखनी है कि जैसे संविधान में 22 भाग है, तो इनमें से दूसरा भाग जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, राइट, आर्टिकल 1 to 4 आपको याद होगा, और हमने डिटेल से बात भी की आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तो उस लेक्चर्स को भी आप जरूर रेफर करिए, तभी यहाँ से चीज़ आगे कंटिन्यू होंगी। तो पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप के प्रोविजन देखने को मिलेंगे, और आर्टिकल है हमारा 5 to 11, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार यही पूछ ले आता है कि बताइए सिटीजनशिप के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन डील तो करता है सिटीजनशिप से आर्टिकल 5 to 11 में, पार्ट 2 के अंदर, लेकिन इट कंटेन्स नाइदर एनी परमानेंट नोर एनी एलाबोरेट प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड, यानी इस रिगार्ड में कोई परमानेंट और एलाबोरेट प्रोविजंस नहीं देखने को मिलते। ये सिर्फ उन लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो कि इंडिया में अगर आप देखें तो कमेंसमेंट के बाद, यानी बेसिकली 26 जनवरी 1950, यानी संविधान के कमेंसमेंट के बाद के लोगों को आइडेंटिफाई करता है। और यहाँ पे एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप, इन चीज़ों को लेकर के भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 के अंदर मेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनसे लेकर के जो लॉज है, जो भी लॉ इनेक्ट करना है वो पार्लियामेंट के हाथों में ये पावर है, राइट। और सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी मैटर को लेकर के पार्लियामेंट एम्पावर्ड है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि 5 to 11 में आर्टिकल्स के अंदर मेंशन तो है, बट जो हो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्विजिशन की बात हो, या फिर पार्लियामेंट अगर चाहे तो जो लॉ इनेक्ट करना है किसी भी मैटर में सिटीजनशिप से संबंधित, तो ये एम्पावर्ड पार्लियामेंट है, राइट। तो यहाँ पे ये बातें हमने कर ली। नाउ इसी के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इनेक्ट किया है, और ये समय समय पर अमेंडमेंट भी इसके अंदर देखने को मिलती है। और इसी के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट, यानी 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 में 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन इंडिया के सिटीजन बनते हैं, और ये इन कैटेगरीज में आप देख सकते हैं, अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द 3 कंडीशन। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी पर्सन जो कि भारत का डोमिसाइल यानी भारत में रहता है और कोई 3 कंडीशन को फुलफिल करता है, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, राइट, इफ ही वाज बोर्न इन इंडिया, और इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया, यानी उसके माता पिता में से भी किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ 1950, तो इससे एग्जैक्टली अगर 5 सालों पहले यानी 1945 से भारत में रह रहा हो, तो इनमें से कोई एक कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, राइट। इसी तरह से 4 प्रोविजन देखने को मिलते हैं। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वाज born in undivided India and also fulfilled any of the 2 condition, that is in case he migrated to India before 19 जुलाई 1948। तो बेसिकली एक यहाँ पे डेट के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और ऐसे लोग जो माइग्रेट कर गए, हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, राइट, और इंडियन सिटीजन बनते हैं, और इसके बाद में बात की जा रही है पेरेंट या फिर कोई ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड में इंडिया में बॉर्न हुआ हो और किसी 2 कंडीशन में से एक को फुलफिल करता हो, तो वो भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको रटनी नहीं है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, बट आपको एक ब्रीफ आइडिया, ब्रीफ टाइमलाइन अगर पता होगा, तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको एक्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी टॉपिक में कितनी डेप्थ तक जाना है, कौन कौन सी बातें याद रखनी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बताएगा। तो दोस्तों बेयर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हैं पॉइंटर के माध्यम से समझाया गया है। जैसे अगर आप आर्टिकल 5 के अंदर देखें तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वही 3 बातें जो भी हमने की, हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर आइदर ऑफ हुज पेरेंट वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, राइट। तो इस तरह के पॉइंटर फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगे आर्टिकल्स। और आर्टिकल 6 जो है वो उन पर्सन के सिटीजनशिप राइट पर बात करता है जो कि माइग्रेट कर गए इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसी तरीके से आर्टिकल 7 के अंदर आप देख सकते हैं कि वैसे लोग जो इंडिया से माइग्रेट कर गए पाकिस्तान, शैल नॉट बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। और आर्टिकल 8 में अगर आप देखें तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी वैसे लोगों के सिटीजनशिप राइट्स की बात करता है जो कि इंडिया के लोग हैं बट बाहर रह रहे हैं इंडिया से, रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, और इन्हीं सब प्रोविजन से डील करता है। आर्टिकल 9 में अगर आप देखें तो पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, यानी वैसे पर्सन जो वॉलंटरी का मतलब स्वेच्छा से अगर दूसरे फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो डुअल सिटीजनशिप की बात बिल्कुल नहीं है। पहली चीज, दूसरी चीज सिंगल सिटीजनशिप है, और अगर आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो पर्सन शेल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5
or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। यानी अगर किसी ने स्वेच्छा से दूसरे देश, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री है, किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है, देन ही और सी विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। पहला तो ये नो पर्सन शेल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कोई भी भारत का नागरिक नहीं और नहीं माना जाएगा इफ ही हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, यानी अगर कोई वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश, अन्य देश, किसी फॉरेन स्टेट के सिटीजनशिप को एक्वायर करता है, देन वो इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात तो ये एवरी पर्सन हु इज और इज डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया सेल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ जब तक नहीं बनाया जाता तब तक वो भारत के नागरिक ही माने जाएंगे, जो भारत के नागरिक हैं, राइट। और आर्टिकल, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप को लेकर के और अन्य मामलों जो सिटीजनशिप से संबंधित है उन सभी चीज़ों को लेकर के पार्लियामेंट शैल बी एम्पावर्ड टू मेक एनी लॉ रिलेटेड टू दीज प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। तो जैसा कि हमने बात की पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, तो पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 इनेक्ट किया और इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं ये बात करता है सिटीजनशिप के एक्विजिशन और लॉस की कमेंसमेंट के बाद। दोस्तों ना बात करते हैं सिटीजनशिप के एक्विजिशन की, यानी सिटीजनशिप प्राप्त करने के सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत 5 प्रोविजंस दिए गए हैं और इनमें बात की गई है कि सिटीजनशिप को एक्वायर करने के क्या क्या 5 तरीके हैं। पहला तो बर्थ है, दूसरा डिसेंट है, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा नेचुरलाइजेशन और पांचवा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो बाय बर्थ का क्या मतलब है, देखिए बाय बर्थ का मतलब यह है अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया और आफ्टर January 26, 1950 but before July 1, 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parent, यानी उनके पेरेंट की नेशनलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले जन्म लिया है, उसने वो भारत का नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा, राइट। और इसी तरीके से पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजनशिप। तो बेसिकली यहाँ पे 1987 की बात की जा रही है, 1 जुलाई 1987। अगर इनके बाद कोई पर्सन यहाँ पे बॉर्न होता है तो भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब उनके पेरेंट्स में से कोई एक, या तो मदर या तो कोई फादर, इनमें से कोई एक जो है वो भारत के नागरिक उस टाइम पे होने चाहिए। और इसी तरीके से 3 दिसंबर 2004 के बाद वैसे पर्सन को इंडिया का नागरिक माना जाएगा ओनली इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ हुज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, राइट। यानी यहाँ पे 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी लोग यहाँ पे जन्म लेते हैं वो भारत के नागरिक तभी माने जाएंगे जब या तो उनके दोनों ही पेरेंट्स भारत के नागरिक हों या फिर उनमें से कोई एक पेरेंट भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए उनके जन्म के टाइम पे। तो जैसा कि हमने बर्थ की बात की तो ये बेसिकली बर्थ के अंदर में ये आता है, जिनमें से जो हमने 5 प्रोविजन देखे एक्वायर करने के, तो इनमें से एक पहला ये है बर्थ। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको डिसेंट में भी डेट देखने को मिलेंगे और ये डेट वगैरह आपको याद नहीं करने, कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 इज कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसी तरीके के प्रोविजन की बात की जा रही है। और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी सिटीज़न को एज एन इंडियन सिटीज़न रजिस्टर भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ इसके प्रोविजंस हैं। हाँ, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। और इसके बाद कुछ कैटेगरीज के बेसिस पे अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जो भारत का नागरिक है हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, जो भारत में ऑर्डिनरली रह रहा है और इंडियन ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए, लेकिन 7 सालों से रह रहा होना चाहिए, राइट। और बेसिकली रजिस्ट्रेशन से पहले 7 साल वो इंडिया में होना चाहिए, तभी इस तरीके की रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद दूसरे में अगर आप देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, राइट। अनडिवाइडेड इंडिया की बात की जा रही है, अनडिवाइडेड इंडिया के आउटसाइड। इसी तरीके से नेचुरलाइजेशन की बात की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेशन के बेस पे नेचुरलाइज भी किया जा सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट होना चाहिए। और 5th प्रोविजन में बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसा कि हमने बात की थी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी भी टेरिटरी को एक्वायर किया जाता है तो यहाँ पे भी जो सिटीजन होंगे वहाँ के वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। जैसे एग्जांपल की बात की जा रही है, व्हेन पौंडीचेरी बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955।
और छठे में बात की जाती है स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द असम एकॉर्ड। तो असम एकॉर्ड के तहत जो स्पेशल प्रोविजन सिटीजनशिप ऑफ पर्सन को कवर किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। और इनके लास्ट में यूपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो मेनली इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि क्या क्या बेसिस है सिटीजनशिप को एक्वायर करने का और टर्मिनेट करने का, ये सब चीज़ें डेट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया जाएगा। थैंक यू।